जब मैंने अस्पताल से फोन करके पुष्टि की कि मेरी पोती का जन्म हुआ है, तो उन्होंने कहा, वह तो 2 दिन पहले ही पैदा हो गई, केवल उन खास लोग आए थे। 1 सप्ताह बाद उसने मुझे परेशान होकर फोन किया, क्या आप हमें दवाइयों में मदद कर सकते हैं? हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैंने बस इतना ही कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। फोन के दूसरी ओर चुप्पी गहरी थी, लगभग महसूस की जा सकती थी। मैंने क्लाउडिया का चेहरा ठीक से सोच लिया। उसके मुंह का मुंह खुला हुआ, आंखें विस्मय में, और उसके चेहरे पर आक्रोश लहर की तरह बह रहा था। हर दिन एक ऐसा आदमी जो मेरी स्थिति में है, किसी नवजात के लिए दवाइयों जैसी बुनियादी चीजों से इनकार नहीं करता, विशेष रूप से जब वह आदमी दादा है। क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं, दानिश वर्मा? उसकी आवाज अब अविश्वास और डर के बीच कांप रही थी। बिल्कुल सच, क्लाउडिया। उतनी ही गंभीरता से जैसे तुमने यह तय किया कि मैं अपनी पहली पोती के जन्म में उपस्थित नहीं रह सकता। लेकिन लेकिन यह उसकी पोती है। नहीं, यह मैं कर सकता हूं, और मैं कर रहा हूं। क्रियाएं परिणाम लाती हैं, अपने परिणामों का सामना करो। मैंने बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए फोन काट दिया। मेरे हाथ में हल्का सा कंपन था जब मैंने फोन को अपने महोगनी डेस्क पर रखा। 68 वर्षों के जीवन ने मुझे सिखाया है कि निर्णायक क्षण कभी कभी धूमधाम या पूर्व घोषणाओं के साथ नहीं आते। वे रोजमर्रा की बातचीत में आते हैं, उन छोटे छोटे फैसलों में जो फिर भी हमें परिभाषित करते हैं। मेरा निर्णय निस्संदेह कठोर था। शायद बाद में मुझे इसका पछतावा होगा, लेकिन वर्षों तक अनादर, भुलावे के बहाने अपमान और मुझे एक एटीएम की तरह व्यवहार करने से, एक परिवार के पितृ के रूप में जिसे मैंने अपने पसीने से बनाया, कुछ मेरे भीतर टूट गया था। मैंने अपने कुर्सी को खिड़कियों की ओर घुमाया जो राजपथ का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। मोंटेरो समूह का मुख्यालय, मेरा ऑफिस, दिल्ली के विशाल शहर का एक अद्भुत दृश्य दिखा रहा था। यहां से ये महानगर सुव्यवस्थित, कार्यात्मक और दोपहर की धूप में लगभग सुंदर लग रहा था, जबकि मेरे पारिवारिक जीवन का अराजकता बिल्कुल भिन्न था। मेरी सहायक गैब्रिएला धीरे से दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आई। दानिश वर्मा, आपका बेटा लाइन 2 पर है। वह कहता है कि यह जरूरी है। बिल्कुल यह जरूरी था। क्लाउडिया ने निश्चित रूप से हमारी बातचीत उसे बताने के लिए दौड़ लगाई होगी। धन्यवाद गैब्रिएला, मैं बात करूंगा। मैंने गहरी सांस ली, इससे पहले कि कॉल उठाऊं। रितेश, मेरा इकलौता बेटा, उसी उम्र में मेरे जैसा ही उग्र स्वभाव रखता था। फर्क यह है कि मैंने इसे काबू करना सीखा। उसने कभी जरूरत नहीं समझी। पापा, क्लाउडिया के साथ अभी क्या हुआ? बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर। रितेश का यही अंदाज है। तुम्हें भी शुभ अपराह्न बेटा। मैं ठीक हूं, पूछने के लिए धन्यवाद। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूं। क्लाउडिया रो रही है। वह कहती है कि तुमने हमें बच्चे के लिए दवाइयों में मदद करने से मना कर दिया। यह सच है, पूरी तरह से सच। एक संक्षिप्त चुप्पी जो अविश्वास से भरी थी। तुम पागल हो गए हो, यह तुम्हारी पोती है। एक पोती जिसका जन्म देखकर मैं इतना विशेष नहीं था कि मुझे समय पर सूचित किया जाता। हे भगवान पापा, क्या तुम अब भी इसी पर अड़े हो? यह एक गलत फहमी थी। हम नर्वस थे। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। इतना जल्दी कि तुमने 2 दिन में एक साधारण कॉल भी नहीं की। हमने केवल क्लाउडिया के माता पिता और उसकी बहन को बुलाया, और अब अचानक मैं बिलों का भुगतान करने के लिए विशेष हो गया। नहीं रितेश, इस बार नहीं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम हमेशा हमारे साथ होते हो जब हमें जरूरत होती है। बिल्कुल, और यही तो समस्या है। मैं हमेशा तब होता हूं जब उन्हें मेरी जरूरत होती है। जब उन्हें बंधक के लिए पैसे चाहिए, जब उन्हें नई कार के लिए लोन चाहिए, जब उन्हें तुम्हारे असफल व्यवसायों के लिए निवेशकों की जरूरत होती है। लेकिन जब बात सम्मान, मूल विचार या मुझे तुम्हारे व्यक्तिगत बैंक से ज्यादा कुछ समझने की आती है, तब कहानी बदल जाती है। फिर एक चुप्पी, ये और भी लंबी। जब रितेश ने फिर से बात की, उसकी आवाज में पहले जैसा तीखापन नहीं था। पापा, तुम बड़ा चढ़ाकर बात कर रहे हो। तुम जानते हो कि हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। सम्मान? तुम सम्मान को उस क्षण से जोड़ते हो जिसमें मुझे हमारे परिवार के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक से बाहर रखा गया।
जब मैंने तारीख और अस्पताल के बारे में विशेष रूप से पूछा। किसी ने तुम्हें झूठ नहीं बताया? हम अभी सही तारीख नहीं जानते थे पापा। हम तुम्हें सूचित करेंगे। यह तुम्हारे शब्द थे 3 सप्ताह पहले। और फिर चुप्पी जब तक मैंने फोन नहीं किया और तुम्हारी पत्नी ने मुझे बताया, जैसे मौसम की बात करते हुए, कि बच्ची 2 दिन पहले ही जन्मी। लाइन फिर से चुप हो गई। मैं रितेश को उसके बालों में हाथ फेरते हुए कल्पना कर सकता था। यह एक इशारा है जो उसने मुझसे सीखा है, और जब वह दबाव में होता है तब निकलता है। हमने गलती की, ठीक है, मुझे खेद है, लेकिन तुम अपनी पोती को इसके लिए सजा नहीं दे सकते। वह इस सब की दोषी नहीं है। मैं किसी को सजा नहीं दे रहा हूं रितेश। मैं सीमाएं निर्धारित कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले निर्धारित करनी चाहिए थीं। तुम लोगों ने एक निर्णय लिया और अब मैं अपना निर्णय ले रहा हूं। कौन सा निर्णय? बिल्कुल, आज से चेकों की कोई सीमा नहीं होगी। मेरी वॉलेट की असीमित पहुंच खत्म हो गई। तुम लोग बिना मुझसे पूछे निर्णय लेना चाहते हो, ठीक है, तो तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता भी मिलेगी। इसके बाद जो विस्फोट हुआ वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने अपेक्षित किया था। रितेश परिवार के अधिकारों, नैतिक जिम्मेदारियों और जो अन्याय मैं कर रहा था के बारे में चिल्ला रहा था। मैंने उसे अपना गुस्सा निकालने दिया, खिड़की से बाहर देखते हुए जैसे सूरज स्वतंत्रता के एंजल पर उतरने लगा। जब अंततः वह थक गया, मैंने शांति से कहा, क्या तुम खत्म हो गए हो बेटा? कृपया, हमें तुम्हारी जरूरत है। नहीं बेटे, तुम्हें मेरे पैसे की जरूरत है, और यही एकमात्र कारण है। एक महत्वपूर्ण अंतर है जिसे आप कभी नहीं समझ पाए। तो हमें क्या करना चाहिए? वही जो मैंने आपकी उम्र में किया था। कड़ी मेहनत करना, बलिदान देना, अपने लिए कुछ बनाना, बजाय इसके कि मैं जो बना हूं उसकी छाया में रहूं। यह हास्यास्पद है। हम आपका परिवार हैं ठीक इसी कारण से कि आप मेरे परिवार हैं। मुझे केवल तब याद किया जाना नहीं चाहिए जब बैंक खाता खाली हो। मैंने इस बार फोन रख दिया, एक अजीब मिश्रण के साथ दर्द और आजादी का। 68 साल, मैंने सोचा। मुझे आखिरकार नहीं कहने में 68 साल लग गए। मेरा नाम दानिश वर्मा है, मोंटेरो समूह का संस्थापक और अध्यक्ष, जो भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक समूहों में से एक है। हमारे हित निर्माण और रियल एस्टेट से लेकर प्रौद्योगिकी और वित्तीय सेवाओं तक फैले हैं। पिछले साल फोर्ब्स ने मुझे भारत के 50 सबसे धनवान लोगों में शामिल किया। मेरी संपत्ति का अनुमान 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। मैं सोने के चम्मच के साथ पैदा नहीं हुआ था। मेरे पिता एटाप्लाप में एक कपड़ा मिल्स में अकाउंटेंट थे। मेरी मां एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका, एक मध्यम वर्ग की मेहनती महिला, ईमानदार लेकिन बिना किसी भव्यता के। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। रात में और सप्ताहांत पर वेटर का काम करके अपने खर्चों में मदद की। मुझे 26 साल की उम्र में एक छोटे से रेनोवेशन प्रोजेक्ट से बड़ा मौका मिला, जिसने एक प्रभावशाली व्यवसायी का ध्यान आकर्षित किया। मेरे काम की नैतिकता और दृष्टि से प्रभावित होकर उसने मेरी खुद की निर्माण कंपनी के लिए वित्त पोषण का प्रस्ताव दिया। इसी तरह मोंटेरो कंस्ट्रक्शंस का जन्म हुआ, जो आज के विविधीकृत साम्राज्य का मूल है। मैंने अपनी पत्नी एलेना से क्यूरनावाका में एक प्रोजेक्ट के दौरान मुलाकात की। वह नगरपालिका के अनुमति विभाग में काम करती थी, बुद्धिमान, सीधे बोलने वाली, और उसकी हंसी पूरी जगह को रोशन कर देती थी। मैं तुरंत उससे प्यार हो गया। हम 1 साल बाद शादी कर ली, जब मेरी कंपनी उभरने लगी थी। रितेश 2 साल बाद पैदा हुआ, हमारा इकलौता बेटा। एलेना को गर्भावस्था के दौरान कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ा, जिससे हम और बच्चों के बारे में सोच नहीं पाए, लेकिन हमने अपना सारा प्यार और उम्मीदें उसी पर केंद्रित कर दीं, शायद बहुत अधिक। मेरी कंपनी के तेजी से बढ़ने के साथ मेरा विवाह भी असामान्य तनावों का सामना कर रहा था। मैं बहुत काम करता था, लगातार यात्रा करता था। एलेना खुद को अकेला महसूस कर रही थी, एक मां और ट्रॉफी पत्नी के रूप में सीमित होकर रह गई। बहसें अधिक बार और अधिक कटु होती गईं। जब रितेश 10 साल का था, एलेना ने मुझसे तलाक की मांग की। हमारे सामाजिक स्थिति के अनुसार यह एक सभ्य प्रक्रिया थी, लेकिन दर्दनाक थी। उसने मुख्य हिरासत प्राप्त की,
हालांकि मैं अपने बेटे के जीवन में लगातार उपस्थित था। निश्चित रूप से मेरी चेकबुक भी अधिक सक्रिय थी। उदार भरण पोषण, प्राइवेट स्कूल, यूरोप में समर कैंप, फिर अमेरिका में विश्वविद्यालय। मेरे एकमात्र उत्तराधिकारी के लिए कुछ भी बहुत बड़ा नहीं था। शायद यहीं से समस्या शुरू हुई। अपनी शारीरिक अनुपस्थिति की भरपाई के लिए मैंने भौतिक उपस्थिति देकर एक ऐसा बेटा बना दिया जो पैसे को एक अधिकार समझता था, न कि मेहनत का परिणाम। रितेश ने यह उम्मीद की कि दरवाजे जादुई रूप से उसके लिए खुलेंगे, कि बाधाएं उसके पिता की एक कॉल से गायब हो जाएंगी, कि गलतियों को एक बड़े चेक से मिटा दिया जाएगा। जब वह कंपनी में काम करने आया तो मैंने स्थिति को सुधारने की कोशिश की। हार्वर्ड से व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक करने के बाद मैंने उसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट दिए, वास्तविक जिम्मेदारियां दी, लेकिन हमेशा असफलताओं के लिए कोई न कोई बहाना होता था। हमेशा किसी और को दोष देने के लिए, और हमेशा बिना किसी संदेह के यह अपेक्षा कि मैं किसी भी आपदा को ठीक कर दूंगा। क्लॉडिया उसकी जिंदगी में 5 साल पहले आई। आकर्षक, बुद्धिमान, संचार में डिग्री और एक फैशन पत्रिका में काम करती थी। शुरुआत में वह अच्छी प्रभाव लगी। पहली बार रितेश ने स्वतंत्रता की बात की, अपनी योग्यता साबित करने की बात की। उन्होंने मेरी मदद से एक अपार्टमेंट खरीदा, निश्चित रूप से, और उसने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी स्टार्टअप भी शुरू की, जिसका बड़े हिस्से में वित्त पोषण मैंने किया। हनीमून ज्यादा दिन नहीं चला। जल्दी ही पुराने पैटर्न लौट आए। अपार्टमेंट उनकी आकांक्षाओं के लिए बहुत छोटा साबित हुआ। स्टार्टअप को निरंतर पूंजी निवेश की जरूरत थी। तुलुम या एस्पेन में छुट्टियां उनके सामाजिक चक्र में दिखावे की जरूरतें बन गईं, और मैं चेक पर हस्ताक्षर करता रहा, क्योंकि एक पिता के लिए जो सब कुछ कर सकता है, अपने बेटे को भी वही देने के अलावा और क्या कर सकता था। लेकिन जब मुझे क्लाउडिया के गर्भवती होने की खबर मिली, तब कुछ बदल गया। दशकों में पहली बार मैंने एक असली भावना महसूस की, एक भविष्य के साथ संबंध जो वित्तीय संतुलन और पूर्वानुमान से परे था। एक पोती, एक नई पीढ़ी, शायद रितेश के साथ की गई गलतियों को सुधारने का एक मौका। मैं पहले से कहीं अधिक शामिल हुआ। मैंने सबसे अच्छे डॉक्टरों, सबसे अच्छी क्लिनिक के लिए भुगतान करने पर जोर दिया। मैंने बच्चे के कमरे के लिए डिजाइनर फर्नीचर खरीदा। मैंने एक इंटीरियर्स डिजाइनर को भी नियुक्त किया जो बच्चों के कमरों में माहिर था। एक बार यह केवल मेरा पैसा नहीं था जो मैंने दिया, बल्कि मेरा समय, मेरी उपस्थिति, मेरी उत्सुकता भी थी। और फिर फोन आया कि वह 2 दिन पहले पैदा हुई है। केवल खास लोग आए। 8 शब्द जो दशकों की विषाक्त पारिवारिक गतिशीलता को स्पष्ट कर दिया। 8 शब्द जिन्होंने मुझे बर्बर स्पष्टता से दिखाया कि मेरे बेटे और उसकी पत्नी के लिए मैं वास्तव में क्या था। एक सुविधाजनक बैंक खाता, न कि एक व्यक्ति जो भावनाएं रखता है, जो सम्मान के बुनियादी अधिकार का हकदार है। मैंने उस शाम का अधिकतर समय काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश में बिताया, वित्तीय रिपोर्ट और नए प्रोजेक्ट्स के प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए। लेकिन मेरा मन बार बार क्लाउडिया और रितेश के साथ हुई बातचीत पर लौटता रहा। क्या मैं ज्यादा सोच रहा था? क्या दवाओं के लिए मदद देने से इनकार करना उचित था? क्या मैं वास्तव में रितेश को दंडित कर रहा था? एक नवजात शिशु के लिए अपने माता पिता की गलतियों का खामियाजा। सुबह 7 बजे गैब्रिएला ने विदाई देने के लिए प्रवेश किया। वह दरवाजे पर रुकी, उस मिश्रित भावनाओं के साथ जो केवल एक 20 वर्षीय सहायक में हो सकती थी, जिसमें सम्मान और मातृत्व की चिंता थी। वह ठीक है दानिश जी, वह चिंतित लग रहा है। मैंने हल्की मुस्कान दी। गैब्रिएला मेरे लिए 1 दशक से अधिक समय से मेरी दाहिनी हाथ रही थी। वह मेरे मूड को मेरे परिवार के कई सदस्यों से बेहतर जानती थी। पारिवारिक मामले हैं गैब्रिएला, कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं संभाल ना सकूं। क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं? वास्तव में हां, कल सुबह जल्दी। मैं चाहता हूं कि तुम मोंटेरो समूह के कानूनी विभाग के रामिरिज से संपर्क करो। मुझे पारिवारिक ट्रस्ट के कुछ प्रावधानों की समीक्षा करनी है। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हुईं, लेकिन उसकी पेशेवरता ने उसे संभाल लिया। बेशक, कुछ और। मेरे वित्तीय सलाहकार के साथ एक बैठक भी निर्धारित करो और बानामेक्स के अधिकारियों के साथ मेरा लंच रद्द करो। उन्हें बताना कि एक आपात स्थिति आ गई है।
ऐसा ही होगा। आराम करें दानिश जी। जब गैब्रिएला चली गई तो मैं अपने कार्यालय की बढ़ती अंधकार में अकेला रह गया। मैंने लाइट नहीं जलाई। मैंने अंधेरे में बैठना पसंद किया, उस शहर को देखते हुए जो मेरे पैरों के नीचे रोशन हो रहा था, जैसे आर्टिफिशियल नक्षत्र जो दृष्टि तक फैल गए थे। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। रितेश का संदेश। पापा, हमारी प्रतिक्रिया के लिए माफ करें। हम मुश्किल समय से गुजर रहे हैं और इसे संभाल नहीं पाए। कृपया फिर से विचार करें। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ठीक इसी कारण से मैंने यह स्थिति ली। मैंने सोचा, क्योंकि यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, यह सम्मान, विचार और एक इंसान की तरह व्यवहार करने की बात थी, न कि एक संसाधन के रूप में। मैंने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने एलेना को एक संदेश भेजा। हमारे तलाक के बावजूद 2 दशकों पहले हमने एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा, हमारे बेटे और अब हमारी पोती के लिए। क्या तुमने मेरे से पहले बच्चे के जन्म के बारे में सुना? उसका जवाब तुरंत आया, जो मुझे आश्चर्यचकित करता है इस समय को देखते हुए। नहीं दानिश, मैं कल रितेश को एक अलग विषय पर फोन करके जान गई। मैं इस बात को लेकर इतनी चौंकी हुई हूं कि उन्होंने इसे कैसे संभाला। कम से कम अस्वीकृति में समानता थी, मैंने कड़वे व्यंग्य के साथ सोचा। यहां तक कि दादी को भी समय पर सूचित करने के लिए पर्याप्त विशेष नहीं समझा गया। क्या तुमने बच्ची को देखा? मैंने पूछा। अभी नहीं, मैं कल जाऊंगी। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें बताऊं कि सब कुछ कैसा चल रहा है? कृपया। उसके अगले संदेश से पहले एक ठहराव था। क्या तुम ठीक हो दानिश? एक साधारण सवाल, लेकिन साझा इतिहास से भरा हुआ। एलेना हमेशा मेरी पेशेवर फसाद को देख पाने की क्षमता रखती थी, उस कमजोर पक्ष को पहचानती थी जिसे मैं बाकी दुनिया से छिपा रहा था। मैं कई चीजों पर पुनर्विचार कर रहा हूं, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। रितेश के बारे में, अपने जीवन में अपनी भूमिका के बारे में, उन सीमाओं के बारे में जिन्हें मैंने कभी निर्धारित नहीं किया। मैं समझती हूं, मुझे लगता है कि हम दोनों ने इस मामले में गलतियां की हैं। हां, लेकिन तुम वो नहीं हो जो हर बार जब वह मुसीबत में होता है चेक पर साइन करता है। सही है, तुम हमेशा बहुत उदार रहे हो। यह उदारता नहीं थी एलेना, यह अपराध बोध था। उस समय में उपस्थित न रह पाने का मुआवजा। एक और ठहराव। कभी कभी डायनामिक्स को बदलने में देर नहीं होती दानिश, लेकिन याद रखो कि ये बदलाव सभी शामिल लोगों के लिए परिणाम लाते हैं। मुझे पता है, यही मैं मूल्यांकन कर रहा हूं। क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूं? बस बच्ची के बारे में मुझे अपडेट रखते रहो। मैं जानना चाहता हूं कि वह ठीक है। भले ही मेरे रितेश और क्लाउडिया के साथ असहमतियां हों, मैं ऐसा करूंगी। आराम करो दानिश। मैंने फोन रख दिया और रात के दृश्य को बेहतर ढंग से देखने के लिए उठ खड़ा हुआ। दिल्ली, जो रोशनी के एक चादर के रूप में क्षितिज तक फैली हुई थी, ऊंचाई से इतनी सुंदर, धरती पर चलते हुए इतनी जटिल। जैसे परिवार, मैंने सोचा, अवधारणा में पूर्ण, व्यवहार में अराजक। इंटरकॉम ने मुझे चौंका दिया। इस समय पर इमारत को लगभग खाली होना चाहिए था। दानिश जी, दखल देने के लिए खेद है। सुरक्षा गार्ड की आवाज तनाव में थी। आपका बेटा यहां है, वो आपसे मिलने पर जोर दे रहा है। यह रितेश है, यहां। इस समय यह सामान्य नहीं था। कृपया उसे ऊपर लाई। मैंने कुछ लाइट्स जलाईं और फिर से अपने डेस्क पर बैठ गया। यदि रितेश मुझसे सामना करने आया है तो मैं अपनी शक्ति की स्थिति से ऐसा करना पसंद करूंगा। यह एक बुनियादी वार्ता की रणनीति है जिसे वह हार्वर्ड में एमबीए के बावजूद कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। जब दरवाजा खुला तो मेरे बेटे का रूप देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। हमेशा बेदाग, हमेशा फैशन के अनुसार। अब वह बेतरतीब दिख रहा था। हल्की दाढ़ी और गहरे काले घेरे। उसने जीन्स और एक शिकन वाली शर्ट पहन रखी थी, जबकि सामान्यतः वह बिना कस्टम सूट के बाहर भी नहीं जाता। रितेश, मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं कर रहा था। पापा दरवाजे पर खड़े रहे, जैसे उनकी स्वागत को लेकर संदेह हो। हमें बात करनी है तो आगे बढ़ो, बैठो। वह आगे बढ़ा और मेरे सामने बैठ गया। पास से वह और भी खराब लग रहा था, न केवल थका हुआ बल्कि निराश भी। मुझे मिलने के लिए धन्यवाद। मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए समय है बेटा। हालांकि स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास मेरे लिए हमेशा समय नहीं है। उसने चुनौती को नजरअंदाज कर दिया।
जो असामान्य था। रितेश सामान्यतः पहले चिंगारी पर प्रतिक्रिया करता था। पापा, स्थिति तुमसे ज्यादा जटिल है। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई हैं। मैं सुन रहा हूं। उसने गहरी सांस ली, जैसे कठिन स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा हो। स्टार्टअप 3 महीने पहले बंद हो गया। हम लगभग दिवालिया हैं। मैंने तुम्हें चिंता में डालने के लिए दिखावे को बनाए रखा, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे पास किराए के लिए भी पैसा नहीं है। किराया। अपार्टमेंट का क्या हुआ? हमने 6 महीने पहले इसे कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया। मैं तुम्हें यह नहीं बताना चाहता था। मुझे पता था कि इससे तुम निराश हो जाओगे। मैंने अपनी कुर्सी में झुकते हुए जानकारी को समझने की कोशिश की। वे केवल वित्तीय समस्याओं में नहीं थे, जो मैं पहले से ही संदेह कर रहा था, बल्कि उन्होंने अपनी स्थिति की असली सीमा मुझसे छिपाई थी। और क्या? यह मुझे अब पता चल रहा है, रितेश। जब चीजें गलत होने लगीं तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं इसे खुद हल करना चाहता था। हर बार की तरह मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं अपने खुद के समस्याओं का समाधान कर सकता हूं। और यह कैसे काम किया? उसने मुंह बनाया। स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा नहीं। मैंने गहरी सांस ली। यह मेरा बेटा था, मेरा खून। सब कुछ के बावजूद मुझे उसे इस तरह देखना दुखी कर रहा था, घिरे हुए, बेबस। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? मैं तुमसे पैसे मांगने नहीं आया हूं। उसकी आवाज में एक रक्षा थी। कम से कम सीधे तौर पर नहीं। मैं तुम्हें कुछ प्रस्तावित करने आया हूं। प्रस्तावित करने के लिए? मैं चाहता हूं कि मैं कंपनी में पूर्णकालिक वापस आऊं, उस पद पर जो तुम ठीक समझो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं नीचे से शुरू करने को तैयार हूं। यह सच में एक आश्चर्य था। रितेश ने 2 साल पहले मोंटेरो समूह छोड़ दिया था, यह सोचकर कि उसकी स्टार्टअप बाजार में क्रांति लाएगी और उसे मेरी छाया से बाहर निकाल देगी। मैं अपना खुद का विरासत बनाना चाहता हूं पापा, उसने तब कहा था। सिर्फ तुम्हारी विरासत को विरासत में नहीं लेना। तुम्हारी खुद की विरासत बनाने का क्या हुआ? जिंदगी गुजर गई पापा। असफलता आई और उसके साथ कुछ विनम्रता। उसने मुझसे सीधे देखा। मुझे पता है कि मैंने गलतियां की हैं कई, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मैं कंपनी के लिए मूल्य ला सकता हूं। मैं व्यवसाय को जानता हूं। मेरे पास संपर्क हैं, नए विचार हैं, नए विचार जो तुम्हारी अपनी कंपनी में नहीं चले। इसीलिए मैंने उन गलतियों से सीखा। मैं मोंटेरो समूह को उन परिवर्तनों से बचा सकता हूं। मैंने एक छोटी सी मुस्कान को रोक नहीं पाया। उसकी स्पष्ट हार में भी रितेश ने अपने असफलता को एक लाभ के रूप में पेश करने का तरीका ढूंढ लिया था। मुझे यह मानना पड़ा। और क्लाउडिया इस सब के बारे में क्या कहती है? उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। वह इस विचार के साथ समायोजित हो रही है। तुम जानते हो कि वह कैसी है, गर्वित, अपने पति की तरह। मुझे लगता है कि यही हमें एक साथ लाता है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वह भाव उसके आंखों तक नहीं पहुंचा। पापा, मुझे पता है कि तुम अभी लड़की के बारे में परेशान हो। तुम्हें पूरा हक है। ये एक भयानक गलती थी तुम्हें इस तरह से बाहर रखना। उन्होंने ऐसा क्यों किया रितेश? ये वह हिस्सा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उन्हें मेरे पोती के जन्म से मुझे बाहर रखने से क्या मिला? उसने असहज होकर नजरें चुराईं। यह जटिल था। कुछ चर्चाएं हुईं, कुछ मामलों को संभालने को लेकर असहमति थी। क्लाउडिया के माता पिता के पास पारिवारिक परंपराओं के बारे में विशेष अपेक्षाएं थीं, और फिर सब कुछ जल्दी हो गया। यह 2 दिनों की चुप्पी, और जब मैंने सीधे पूछा तो झूठ बोलने को क्यों नहीं समझाता? मुझे पता है, और इसके लिए मेरे पास कोई बहाना नहीं है। मैं बस ये कह सकता हूं कि हम ओवरवेल्म्ड थे, तनाव के समय में बुरी निर्णय ले रहे थे। और अब जब उन्हें दवाओं के लिया पैसे की जरूरत है, तो अचानक मैं अनिवार्य हो गया। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से लाल हो गया। ऐसा नहीं है। खैर, हां, हमें दवाओं के लिए मदद की जरूरत है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी कंपनी में लौटने का प्रस्ताव इस बात से स्वतंत्र है। यह कुछ ऐसा है जिस पर मैंने जन्म से पहले ही विचार किया था। मैंने इसे ध्यान से अध्ययन किया। रितेश 24 साल का था, लेकिन इस पल में वह बहुत युवा, कमजोर लग रहा था। लगभग वही बच्चा
जो एक बार मेरी कमरे में रात के डरावने सपने के बाद आया करता था, सुरक्षा और सांत्वना की तलाश में। ये बहुत आसान था। स्वीकृति में लौटना, पुराने पैटर्न में वापस जाना, बटुआ खोलना, तुरंत समस्या हल करना, फिर से उस पाठ को टालना जो उसे सीखने की बहुत जरूरत थी। मैं तुमसे पूरी ईमानदारी से कहूंगा रितेश, मैं थक चुका हूं। इस परिवार में मुझे एक छलने वाले बैंक के रूप में ट्रीट किए जाने से थका हुआ हूं। पापा, ये नहीं है। मुझे खत्म करने दो। अगर तुम कंपनी में लौटना चाहते हो तो मैं उस संभावना पर विचार कर सकता हूं, लेकिन बहुत विशिष्ट शर्तों के साथ। पहले तुम एक जूनियर स्थिति से शुरू करोगे, संबंधित वेतन के साथ। मेरे बेटे होने के कारण कोई कार्यकारी पद नहीं। उसकी अभिव्यक्ति ने यह दिखाया कि इसे स्वीकार करना उसके लिए कितना कठिन था, लेकिन उसने सिर हिलाया। दूसरा, तुम्हारी व्यक्तिगत जिंदगी में मेरी ओर से और कोई वित्तीय हस्तक्षेप नहीं होगा। न तो उधार, न ही मौद्रिक उपहार, न ही तुम्हारी सहायक परियोजनाओं में निवेश। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह तुम्हें अन्य कर्मचारियों की तरह मेहनत करके कमाना होगा। एक और सहमति जो रिलक्टेंट थी। तीसरा, और यह अटूट है, मुझे एक औपचारिक माफी चाहिए, केवल तुम्हारी नहीं बल्कि क्लाउडिया की भी, क्योंकि मेरे पोती के जन्म से मुझे बाहर रखना और फिर यह दिखाना कि यह महत्वपूर्ण नहीं था, उस पर हुए अपमान के लिए। यहां क्लाउडिया ने स्पष्ट रूप से तनाव महसूस किया। यह सब जटिल है। उसका गर्व है जैसे मेरा है, और उसके विपरीत मैं वास्तव में बाहर रखा गया और कमतर किया गया। उसने अपने बालों को सहेजा, वह परिचित इशारा जो उसकी असहजता को दर्शाता था। मैं कोशिश करूंगा। मैं यह नहीं कह सकता कि वह तैयार है, लेकिन मैं हूं। मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूं पापा। यह एक भयानक गलती थी और मैं इस सब को संभालने के तरीके से शर्मिंदा हूं। यह एक शुरुआत थी, पूरी तरह से संतोषजनक नहीं, लेकिन एक शुरुआत तो थी। जहां तक लड़की की दवाओं की बात है, मैंने जारी रखा, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं अपनी पोती को वयस्कों के बीच विवादों के कारण पीड़ित नहीं होने दूंगा। मैं कल एक ट्रांसफर करूंगा इन खर्चों को कवर करने के लिए, लेकिन मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं, यह उसके लिए है, तुम दोनों के लिए नहीं। और इसके साथ यह अपेक्षा है कि मुझे उसे जानने की अनुमति दी जाए, जल्दी। उसके चेहरे पर राहत तुरंत और स्पष्ट रूप से थी। बिल्कुल पापा, जब चाहो। वास्तव में क्यों नहीं तुम कल ही आते? हम घर पर रात का खाना खा सकते हैं, तुम लड़की से मिलोगे और मेरे कंपनी में लौटने के बारे में और बात करेंगे। मैं लंच और एक तटस्थ स्थान को तरजीह दूंगा, तुम्हारे घर में नहीं। जैसा तुम चाहो, पोलांको के इटालियन रेस्टोरेंट में 1 बजे। ये ठीक है। वह स्पष्ट रूप से हल्का महसूस कर रहा था जब वह बाहर निकला। संकट टल गया, कम से कम अस्थायी रूप से। पापा, एक बार फिर बचाओ में। धन्यवाद पापा, सच में, और मैं इसके लिए खेदित हूं। मैं वादा करता हूं कि बातें बदलने वाली हैं। मुझे उम्मीद है रितेश, क्योंकि 48 साल की उम्र में मेरी सहनशीलता अब वैसी नहीं रही। जब वो गया, मैंने फिर से अपने ऑफिस की अंधेरी कोने में अकेलापन महसूस किया। बातचीत मेरी उम्मीदों से बेहतर रही, लेकिन एक अजीब सा एहसास मुझे घेरे हुए था। कितनी बार हमने इस तरह की बातचीत की थी, कितनी बार बदलाव के वादे हुए थे जो कभी पूरे नहीं हुए। इस बार मुझे यकीन करना है कि चीजें बदलेंगी, मेरे लिए, रितेश के लिए, और खासकर मेरी पोती के लिए, जिसे एक सम्मानित दादा जानने का हक है, न कि बस पैसों का एटीएम। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यह गैब्रिएला का संदेश था। सब ठीक है। रितेश ने मुझे फोन किया। वह ज्यादा शांत लग रहा था। हमने एक प्रारंभिक समझौता किया है, मैंने उत्तर दिया। कल मैं उसे अंततः मिलूंगा। मुझे खुशी है। इसके बावजूद यह एक ऐसा पल है जिसे आपको जीने का हक है। धन्यवाद गैब्रिएला। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर हम साथ रहते तो सब कैसे होता। उसकी प्रतिक्रिया इतनी देर से आई कि मैंने सोचा वो जवाब नहीं देगी। शायद हम एक दूसरे से नफरत करने लगते। ऐसे में हम दोस्त बन सकते हैं। मैंने अंधेरे में मुस्कुराया। गैब्रिएला हमेशा से सच बोलने की कला में माहिर रही है, लेकिन कभी भी निर्दयी नहीं। वह सही है, हमेशा की तरह। हमेशा नहीं, लेकिन इस मामले में तो। आराम करो दानिश, कल एक बड़ा दिन है। एक बड़ा दिन, मैंने सोचा। वह दिन जब मैं
अपनी पोती से मिलूंगा। वह दिन जब शायद मैं रितेश के साथ अपने रिश्ते को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश करूंगा। वह दिन जब मैं दशकों से चले आ रहे विषाक्त पैटर्न को तोड़ने की कोशिश करूंगा। या शायद वह दिन जब मैं फिर से वही सब कुछ होने दूंगा जैसा हमेशा होता आया है। मैंने आखिरी लाइटें बुझाईं और अपने निजी लिफ्ट की ओर बढ़ा, जो मुझे भूमिगत पार्किंग में ले जाएगी। जैसे जैसे मैं 40 मंजिलें नीचे उतर रहा था, मैंने एक फैसला किया। इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार सम्मान किसी भी तरह से बातचीत का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार अगर मैं खुद को गरिमा के साथ व्यवहार करने की मांग नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मिलानो रेस्तरां उन डिस्क्रीट लक्सरी स्थलों में से एक था जो दिल्ली में भरे पड़े हैं। बाहर से कुछ खास नहीं, लेकिन अंदर हर विवरण में विशिष्टता का एहसास था, जैसे कि मिस्र के लिनन के मेजपोश और मुरानो के कांच के बर्तन। मैं इसे दशकों से आ रहा था और मैनेजर एंटोनियो ने मुझे एक ऐसे ग्राहक की भांति स्वागत किया जिसे वह हमेशा सम्मान देता था। दानिश, आपका स्वागत है। आपकी टेबल तैयार है। हमेशा की तरह क्या आप कुछ पीने के लिए चाहेंगे? एक व्हिस्की ऑन द रॉक्स एंटोनियो, और एक मिनरल वाटर कृपया। बेशक सर। मैं अपनी नियमित टेबल की ओर बढ़ा, जो एक शांत कोने में स्थित थी, जहां से मैं पूरे रेस्तरां का अवलोकन कर सकता था। मैं तय समय से 15 मिनट पहले पहुंचा। ये एक आदत थी जो मेरे पिता ने मुझे सिखाई और मैंने कभी नहीं छोड़ी। जो पहले आता है वह स्थिति को नियंत्रित करता है। मैं बैठकर अपने फोन में संदेश देख रहा था। रितेश के 3 संदेश थे, सभी एक ही विषय पर। हम आ रहे हैं, देरी के लिए माफी, और अंत में बहुत ट्रैफिक है, हम कुछ मिनट लेट पहुंचेंगे। पूर्वानुमानित। समय की पाबंदी कभी भी उसकी खासियत नहीं रही। यह वर्षों से मैंने सहन की गई छोटी छोटी अनादर की एक और मिसाल थी। एक संदेश गैब्रिएला का भी था। याद रखो, बोलने से पहले सांस लो और सुनो। मैंने हल्की मुस्कान दी। 2 दशकों के बाद भी वह मुझे बेहतरीन तरीके से जानती थी। व्हिस्की ठीक उसी समय आई जब मेरी चिंता हल्की सी उभरी। मैंने एक छोटा घूंट लिया, उस एम्बर तरल की गर्माहट का आनंद लेते हुए। मैं इस मुलाकात के लिए परेशान नहीं होना चाहता था, बस इतना शांत रहना चाहता था कि अपनी शांति बनाए रख सकूं। 1:17 पर 17 मिनट देर से मैंने रितेश को रेस्तरां में प्रवेश करते देखा। उसके पीछे क्लाउडिया आ रही थी, उसके पास एक पोर्टेबल मोइसेस था। मेरा दिल धड़क उठा। मेरी पोती यहां थी। 2 हफ्तों तक सिर्फ एक विचार के रूप में, अब मैं उसे अंततः देखने वाला था। मैं खड़ा हो गया जब वे मेरी टेबल के करीब आए। रितेश थोड़े नर्वस लग रहे थे। वह अपनी पत्नी की तरफ तिरछी नजर डालते हुए तनाव भरे मुस्कान के साथ अभिवादन कर रहा था। क्लाउडिया अपनी तरफ से एक संतुलित और तटस्थ चेहरे के साथ थी, लेकिन उसकी मुद्रा में थोड़ी सी कठोरता थी। पापा, रितेश ने संक्षिप्त गले मिलते हुए कहा। देरी के लिए माफी, ट्रैफिक बेहद बुरा था, जैसा इस शहर में हमेशा होता है, मैंने उत्तर दिया, ये जोड़े बिना कि मैंने उस ट्रैफिक की भविष्यवाणी की थी और समय पर निकला था। क्लाउडिया, आपका स्वागत है। दानिश, उसने औपचारिकता से सिर झुकाते हुए कहा। उसने गाल पर चुंबन देने के लिए करीब नहीं आई, जो एक समय में हमारा सामान्य अभिवादन था। हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। इसके लिए धन्यवाद कि आप आए और मुझे। मैंने रुककर महसूस किया कि मुझे अपनी पोती का नाम तक नहीं पता था। वैलेंटिना, रितेश ने कहा, यह बताते हुए कि उसे पता है कि मुझे यह नहीं बताया गया था। उसका पूरा नाम वैलेंटिना मोंटेरो गुज़मान है। वैलेंटिना, मैंने नाम पर जोर देते हुए कहा। एक खूबसूरत नाम। यह मेरे नानी का नाम है, क्लाउडिया ने बताया। उसके स्वर में ऐसा लगता था कि उसे पहले से पता होना चाहिए था। बिल्कुल। मैंने मोइसेस की ओर देखा, छोटी बच्ची को देखने के लिए उत्सुक था। क्या मैं? रितेश ने क्लाउडिया की ओर एक त्वरित नजर डाली, जिसने लगभग अदृश्य तरीके से सहमति दी। बिल्कुल पापा, वह सो रही है, लेकिन आप उसे देख सकते हैं। मैंने मोइसेस की ओर झुककर अपनी सांस रोकी। वह वहीं थी, एक लैवेंडर रंग की चादर में लिपटी हुई, छोटी और परफेक्ट। उसके सिर पर काले काले बाल थे,
जैसे रितेश के जन्म के समय थे, और उसकी गोल गालें गुलाबी थीं। छोटे होंठ सपनों में पाउट बना रहे थे, और उसकी हाथें, जो मेरे अंगूठे से भी छोटी थीं, मुट्ठियों में बंद थीं। मेरे दिल में एक अजीब सी भावना हुई, एक गर्म दबाव जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे मेरी एक ऐसी हिस्से ने जागृत हो गया जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। आखिरी बार जब मैंने ऐसा कुछ महसूस किया था, वह जब मैंने रितेश को पहली बार 34 साल पहले पकड़ा था। यह तो बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने कहा, मेरी गले में उमड़ते गले के गांठ से हैरान होकर। यह रितेश की तरह दिखती है जब वह बच्चा था, क्लाउडिया ने कहा, पहली बार सच्चे दोस्ताना लहजे में। हाँ, इसके बाल तो रितेश के हैं, और मुझे लगता है कि इसकी नाक भी। और तुम्हारी आंखें पापा, रितेश ने जोड़ा। और जब ये आंखें खोलती है तो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह होती हैं, सुनहरी रोशनी में। ये एक साधारण टिप्पणी थी, लेकिन मेरे पोती और मेरे बीच एक भौतिक संबंध को पहचानना मुझे उम्मीद से कहीं ज्यादा छू गया। क्या मैं इसे ले सकता हूं? मैंने लगभग जवाब के डर से पूछा। फिर से रितेश और क्लाउडिया के बीच एक नजर। इस बार वह था जिसने सहमति दी। बिल्कुल, पहले बैठो, मैं तुम्हें दे दूंगा। मैंने बैठकर रितेश को देखा, जिसने वैलेंटिना को मॉइसेस से उठाया और सावधानी से मेरे हाथों में रख दिया। वह अविश्वसनीय रूप से हल्की थी, जैसे वह हवा और रेशम से बनी हो। मैंने स्वाभाविक रूप से उसे अपने सीने से सटाकर रखा, उसकी छोटी सी सिर को एक हाथ से पकड़े हुए, जैसे मैंने रितेश के साथ किया था। नमस्ते वैलेंटिना, मैंने फुसफुसाया। मैं तुम्हारा दादा हूं। मुझे बहुत खेद है कि मैं तुम्हें पहले नहीं जान पाया। जैसे मेरी आवाज को सुनकर बेबी हल्की सी हिली और अपनी आंखें खोली। रितेश सही था, उनकी आंखें सुनहरी थीं, बिल्कुल मेरी तरह। उसने मुझे उस जिज्ञासु तीव्रता से देखा जैसे नवजात बच्चे करते हैं, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो कि मैं कौन हूं और उसके छोटे से ब्रह्मांड में मेरा क्या मतलब है। और फिर उसने ऐसा कुछ किया जिसने मेरी सभी दीवारें गिरा दी। उसने एक छोटी और परफेक्ट सी जम्हाई ली और फिर से आंखें बंद कर ली, जैसे उसने जो देखा उससे संतुष्ट हो गई हो, जैसे कह रही हो, अच्छा तुम हो, ठीक है। फिर मैंने देखा कि रितेश और क्लाउडिया मुझे आश्चर्यचकित नजरों से देख रहे थे। शायद उन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं देखा था, इतना कमजोर, इतना मानव। ये अद्भुत है, मैंने बस इतना कहा। ये सच में है, क्लाउडिया ने सहमति दी। और पहली बार जब से मैंने उसे देखा, मैंने उसके साथ एक सच्ची कनेक्शन महसूस की। इस छोटी सी बच्ची के प्रति प्रेम हमें एक ऐसे तरीके से जोड़ा जो और कुछ नहीं कर सकता था। मैट्रे ने चुपचाप पूछा कि क्या हम ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं। रितेश ने हमारे तीनों के लिए ऑर्डर दिया, मेरी और क्लाउडिया की पसंद को जानते हुए। इस बीच मैं वैलेंटिना को पकड़े रहा, उसे वापस देने में अनिच्छुक। कैसे चल रहा है? मैंने आखिरकार क्लाउडिया की ओर मुखातिब होकर पूछा। रितेश ने मुझे वित्तीय स्थिति के बारे में बताया। मुझे खेद है, उसने जवाब देने से पहले अपने होठों को थोड़ी देर तान कर रखा। यह चुनौतीपूर्ण रहा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन हम अनुकूलन कर रहे हैं। कंपनी में संभावनाएं थीं, रितेश ने बीच में कहा। बस बाजार बहुत जल्दी बदल गया और हम समय पर बदलाव नहीं कर सके। मैं समझता हूं, कभी कभी व्यवसाय ऐसे ही होते हैं, यहां तक कि सबसे अच्छे विचारों के साथ भी। मैंने यह याद दिलाने का निर्णय नहीं लिया कि मैंने उसे कुछ जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी, जो अब उसकी स्टार्टअप के लिए घातक साबित हुए थे। यह सही समय नहीं था। अब आपके क्या योजनाएं हैं? मैंने पूछा। जैसा कि मैंने तुम्हें कल रात बताया, मैं मोंटेरो समूह में वापस आना चाहूंगा। मुझे पता है कि मैं मूल्य जोड़ सकता हूं, विशेषकर तकनीकी विभाग में। और मैं कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही हूं, क्लाउडिया ने जोड़ा। मेरे पास कई पत्रिकाओं और विज्ञापन एजेंसियों में संपर्क हैं। ठीक है, जो हमने कल बात की थी रितेश, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। मुझे लगता है कि हम तुम्हारे लिए कंपनी में एक उचित जगह ढूंढ सकते हैं। शायद वह स्थिति नहीं जिसे तुमने छोड़ा था, लेकिन कुछ ऐसा जो तुम्हें फिर से अपनी क्षमता दिखाने की अनुमति दे। मेरे बेटे का चेहरा खिल उठा। धन्यवाद पापा,
मैं इस बार तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं इस बारे में वादा करता हूं, लेकिन कुछ तय करने से पहले हमें इस बारे में बात करनी होगी कि क्या हुआ, कि हम आज यहां क्यों हैं, और 2 हफ्ते पहले जब वैलेंटिना का जन्म हुआ था, क्यों नहीं। माहौल तुरंत बदल गया। तनाव फिर से लगभग स्पष्ट था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह एक गलती थी पापा। हम अभिभूत थे। चीजें बहुत जल्दी हुई रितेश। यह स्पष्टीकरण तब मान्य हो सकता था अगर तुम मुझे कुछ घंटों का समय देते, लेकिन यह 2 दिन थे। 2 दिन जब तुमने स्पष्ट रूप से अन्य लोगों से संपर्क करने का समय निकाला, उन खास लोगों से जिनका क्लाउडिया ने उल्लेख किया था। क्लाउडिया ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, इस बारे में दानिश, मैं माफी मांगना चाहती हूं। मेरे शब्द पूरी तरह से अनुपयुक्त थे। मैं थकी हुई थी, हार्मोनल थी। मैंने जो कहा उस पर मैंने विचार नहीं किया। मैं तुम्हारी माफी का आभार करता हूं क्लाउडिया, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों क्यों मुझे विशेष रूप से बाहर रखा गया। मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ऐसा व्यवहार मिला। वे एक दूसरे को देखकर स्पष्ट रूप से असहज थे। अंततः रितेश ने बात की, सच्चाई यह है कि हमें डर था। डर किस बात का? तुम्हें निराश करने का, फिर से। उसने गहरी सांस ली। देखो पापा, जब तुमने गर्भावस्था के बारे में सुना तो तुम इतने उत्साहित हुए। तुमने सबसे अच्छे डॉक्टरों को नियुक्त किया, एक शानदार कमरा तैयार किया, हमें ऐसी चीजें दीं जो हम कभी नहीं खरीद सकते थे। और इस बीच हमारी आर्थिक स्थिति हर दिन बिगड़ती गई। कंपनी असफल हो रही थी। हमने अपार्टमेंट बेच दिया था। हम लगभग क्रेडिट कार्ड से जी रहे थे। और इसका जन्म की सूचना न देने से क्या संबंधित है? वैलेंटिना प्रीमैच्योर पैदा हुई, क्लाउडिया ने बीच में कहा। न कि उस निजी क्लिनिक में जिसे तुमने नियुक्त किया था, बल्कि एक सार्वजनिक अस्पताल में, क्योंकि उस दिन हम संभावित निवेशकों के साथ एक बैठक में थे, कंपनी को बचाने के लिए एक अंतिम प्रयास में, न कि किसी प्री शेड्यूल चेकअप के लिए उस लग्जरी क्लिनिक में। मैं समझने लगा, उन्हें डर था। आपको इस बारे में जज करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ यही नहीं, रितेश ने आगे कहा, हमें डर था कि आप अस्पताल को देखेंगे, वहां की स्थिति को समझेंगे और पुष्टि करेंगे कि हमने पूरी तरह से असफलता पाई है, कि हम अपनी बेटी को वह जन्म भी नहीं दे सके जो वह डिजर्व करती थी। इसलिए उन्होंने मुझे पूरी तरह से बाहर कर दिया। यह कायरता थी, मुझे पता है, रितेश ने स्वीकार किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, आपको कॉल करना और समझाना और भी मुश्किल होता गया। तो हम बातचीत को टालते रहे जब तक कि आपने खुद कॉल नहीं किया। और तब ईमानदारी से माफी मांगने के बजाय क्लाउडिया ने ठंडे स्वर में मुझे सूचित किया कि केवल विशेष लोग ही उपस्थित थे। क्लाउडिया ने नजरें झुका लीं। जैसा मैंने कहा, यह निंदनीय था। वह बचाव की मुद्रा में थी, शर्मिंदा। मैंने उस पर क्रूरता से प्रतिक्रिया दी, जो मैंने एक निहित निर्णय के रूप में महसूस किया। मैंने छोटी वेलेंटिना को देखा, जो अभी भी मेरी बाहों में सुख से सोई हुई थी, उस वयस्क नाटक से बेखबर जो उसके चारों ओर चल रहा था। क्या आप जानते हैं कि इस सब में सबसे दुखद क्या है? कि मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह कहां पैदा हुई। मुझे परवाह नहीं थी अगर यह सबसे शानदार क्लिनिक में हुआ या सबसे साधारण सार्वजनिक अस्पताल में। मैं सिर्फ वहां होना चाहता था, उस पल का हिस्सा बनना चाहता था। अब हमें यह पता है, रितेश ने कहा। उसकी आवाज में हल्का टूटन था। और ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं आपको उससे वंचित करने पर पछताता नहीं, हम सभी को उस पल को एक साथ साझा करने से वंचित करने पर। हम कुछ क्षणों के लिए चुप्पी में रहे, इस पर विचार करते हुए। वेटर हमारे ऑर्डर के साथ आया और हमने इस रुकावट का लाभ उठाया। क्लाउडिया ने वेलेंटिना को मेरी बाहों से लेकर फिर से अपने मौजस में सुला दिया। जब हम फिर से अकेले हुए, मैंने तय किया कि यह स्पष्टता का समय है। मैं ईमानदारी की सराहना करता हूं और मैं एक हद तक जजमेंट के डर को समझ सकता हूं। निराशा का डर, जो मुझे स्वीकार करने में कठिनाई होती है, वह यह है कि हमारे साथ बिताए गए सभी समय के बाद, जब मैंने उन्हें बिना शर्त समर्थन दिया, उन्होंने मुझसे संदेह का लाभ नहीं उठाया, यह मानते हुए कि मैं उन्हें उन परिस्थितियों के लिए जज करूंगा जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं, बजाय इसके कि जैसे मैं हमेशा उनका समर्थन करता रहा हूं। आप सही हैं,
रितेश ने स्वीकार किया। लेकिन पापा, कभी कभी आपका समर्थन निहित अपेक्षाओं के साथ आता है। मोंटेरो नाम, आपकी उपलब्धियों, आपके मानकों की खामोश दबाव के साथ। और क्या वह दबाव मुझे परिवार के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक से बाहर करने के लिए उचित ठहराता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इतनी गलत निर्णय कैसे ले पाए। मैंने अपने व्हिस्की का एक घूंट लिया, सोचते हुए। शायद उनके शब्दों में कुछ सच्चाई थी। शायद बिना यह जाने कि मैंने एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां मेरी अपेक्षाएं इतनी भारी हो गईं कि मेरे अपने बच्चे सहायता मांगने से पहले मुझे छोड़ना पसंद करते थे। मैं कुछ प्रस्तावित करना चाहता हूं, मैंने अंततः कहा। हम सभी के लिए एक नया आरंभ। दोनों ने मेरी ओर ध्यान से देखा। रितेश, तुम्हें कंपनी में तुम्हारा स्थान मिलेगा, न कि ठीक उसी जगह पर जहां तुमने छोड़ा था, लेकिन एक ऐसे पद पर जहां तुम अपनी योग्यता साबित कर सको और अपने दायित्वों के अनुसार एक उचित वेतन के साथ बढ़ सको। उसके चेहरे पर रौनक आ गई। धन्यवाद पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तुम्हारे परिवार के लिए मैंने जारी रखा, मैं तुम्हें स्थिरता में मदद करूंगा। तीनों के लिए एक उचित अपार्टमेंट, वेलेंटिना के लिए चिकित्सा खर्च कवर और आपातकालीन फंड। लेकिन मैंने एक उंगली उठाकर जोर दिया, यह शर्तों के साथ आता है। क्या शर्तें? क्लाउडिया ने सतर्कता से पूछा। पूर्ण पारदर्शिता, कोई और रहस्य नहीं, कोई और छिपी हुई स्थितियां नहीं, जब तक कि वे फट न जाएं। अगर आपको कोई समस्या है तो हम उसे खुलकर चर्चा करेंगे। अगर आपको मदद चाहिए तो सीधे मांगे, बिना किसी चालाकी या दोषारोपण के। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि मैंने क्लाउडिया के चेहरे पर कुछ प्रतिरोध देखा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपसी सम्मान। मैं अपने वयस्कों और माता पिता के रूप में आपके निर्णयों का सम्मान करने का वादा करता हूं। आप मुझे व्यक्ति के रूप में सम्मान देने का वादा करते हैं, केवल वित्तीय प्रदाता के रूप में नहीं। यह पूरी तरह से उचित है, रितेश ने कहा। हम सहमत हैं, है ना क्लाउडिया? उसने एक पल के लिए संकोच किया, फिर सिर हिलाया। हां, आप सही हैं दानिश। चीजों में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक टोस्ट की पेशकश करता हूं। मैंने अपने गिलास को वेलेंटिना के लिए और हमारे परिवार में एक नए अध्याय के लिए उठाया। रितेश और क्लाउडिया ने पानी के कप उठाए और हमने टोस्ट किया। लंबे समय के बाद मुझे एक वास्तविक आशा की झलक महसूस हुई। शायद, सिर्फ शायद, हम अपने पारिवारिक संबंधों को और स्वस्थ आधार पर फिर से बना सकें। दोपहर का बाकी का खाना एक अधिक आरामदायक माहौल में बीता। हमने वेलेंटिना, उसकी पहली दिनों के बारे में बात की कि वे रात में कितनी कम सोते थे। रितेश ने डायपर बदलने के अपने अजीब प्रयासों की कहानियां साझा की, और क्लाउडिया ने स्तनपान और चुनौतियों के बारे में बात की। यह वर्षों में हमारे लिए सबसे सामान्य और वास्तविक बातचीत थी। जब मिठाई आई, मैंने एक और अधिक व्यावहारिक विषय पर चर्चा करने का साहस किया, अपार्टमेंट के बारे में। आप लोग अब कहां रह रहे हैं? उन्होंने असहजता से एक दूसरे को देखा। एक अस्थायी स्थान पर, रितेश ने अस्पष्ट रूप से कहा। जब हम कुछ और उपयुक्त खोजते हैं। किस तरह का अस्थायी स्थान? अधिक चुप्पी। रितेश, हमने अभी पूर्ण पारदर्शिता पर सहमति जताई है। आप लोग कहां रह रहे हैं? एक मोटल में तालपा में, क्लाउडिया ने अंततः स्वीकार किया। यह वही है जो हम अपने अपार्टमेंट को खोने और कंपनी के दिवालिया होने के बाद अपने लिए बर्दाश्त कर सकते थे। एक नवजात के साथ एक मोटल। मैं अपने आतंक को छुपा नहीं सका। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गौरव के कारण, रितेश ने उत्तर दिया, और क्योंकि हम जानते थे कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। और वह कैसे है? ऐसे ही आतंकित होकर, हमें जज करते हुए। मैं आपको मदद की आवश्यकता के लिए जज नहीं कर रहा हूं रितेश। मैं इस बात से आतंकित हूं कि आपने एक नवजात बच्चे के साथ असमान परिस्थितियों में रहने को प्राथमिकता दी, बजाय इसके कि आप मुझसे मदद मांगें। देखिए, हम क्यों कुछ नहीं बोले? क्लाउडिया ने फुसफुसाते हुए कहा। हमेशा एक उपदेश होता है, एक सबक जो सीखना होता है। मैंने गहरी सांस ली, अपनी निराशा को नियंत्रित करते हुए। मैं कुछ हद तक सही था। यहां मैं फिर से एक उपदेश दे रहा था, ठीक उसी पैटर्न को मजबूत कर रहा था जिसे हम बदलने पर सहमत हुए थे। मुझे खेद है, मैंने उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए कहा। आप सही हैं क्लाउडिया,
उपदेश देने का यह समय नहीं है, यह व्यावहारिक समाधान का समय है। मैंने अपना फोन निकाला और गैब्रिएला को कॉल किया। गैब्रिएला, मुझे अना शर्मा से संपर्क करने की जरूरत है जो रियल एस्टेट में है। उन्हें बताओ कि मुझे तुरंत उपलब्ध एक फर्निश्ड अपार्टमेंट चाहिए, 3 बेडरूम का, पोलांको या कोंडेसा में। बजट खुला है, ये मेरे बेटे और उसके परिवार के लिए है। मैंने फोन रख दिया और रितेश और क्लाउडिया की तरफ देखा, जिनके चेहरे राहत और आश्चर्य का मिश्रण दर्शा रहे थे। वे आज ही एक उचित जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। वैलेंटिना को पहले दिन से एक सही घर मिलना चाहिए। पापा, मुझे नहीं पता क्या कहूं। कुछ मत कहो, सिर्फ ये सुनिश्चित करो कि इस बार मदद असली बदलाव में तब्दील हो, केवल अस्थायी सहूलियत में नहीं। हम ऐसा करेंगे, रितेश ने वादा किया। इस बार सब कुछ अलग है। हमारे पास खुद से परे एक कारण है। उसने मोइसेस की तरफ प्यार से देखा, जहां वैलेंटिना सो रही थी। जब हम खाने के बाद विदाई ले रहे थे, मैंने एक इच्छा महसूस की जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सका। क्या मैं उसे एक बार फिर पकड़ सकता हूं? क्लाउडिया ने अचानकता में मुझे हैरान करते हुए वैलेंटिना को मोइसेस से निकाला और शक के बिना मेरे हाथों में रख दिया। बिल्कुल, दरअसल हम सोच रहे थे कि क्या आप इस वीकेंड डिनर पर आना चाहेंगी ताकि हम एक दूसरे को बेहतर जान सकें और साथ में थोड़ा समय बिता सकें। उस आमंत्रण का मतलब मेरे लिए बहुत था। मुझे शनिवार को आना अच्छा लगेगा। शनिवार एकदम सही है, रितेश ने पुष्टि की। और पापा, सब कुछ के लिए धन्यवाद। मैंने अपनी पोती को देखा जो अब जाग गई थी और मुझे अपने अंबर रंग की आंखों से देख रही थी, जो मेरी आंखों से काफी मिलती जुलती थीं। मैंने गहरी प्राचीन सी एक कड़ी महसूस की, जैसे इस छोटी सी जिंदगी के माध्यम से मेरा एक हिस्सा तब भी जारी रहेगा जब मैं नहीं रहूंगा। यह सुंदर है। मैंने बस इतना कहा, वैलेंटिना को क्लाउडिया के हाथों में वापस करते हुए। वह आप पर गई है, उसने कहा, जिसे मैंने शांति की एक पेशकश के रूप में लिया। उसकी नजरें वही तीव्रता। बेचारी बच्ची, मैंने मजाक किया जिससे दोनों हंसी में फूट पड़े। हमने गले मिलकर विदाई दी, जो इस बार काफी समय बाद बिना किसी मजबूरी के थी। जब मैंने उन्हें वैलेंटिना के मोइसेस के साथ चलते हुए देखा, मुझे एक अजीब मिश्रण की भावनाएं महसूस हुईं। खोए हुए समय के लिए दुख था, उन पलों के लिए जो मैं अपनी पोती के जन्म के समय नहीं जी पाऊंगा, लेकिन उम्मीद भी थी। उम्मीद थी कि शायद हमारे रिश्ते को फिर से मजबूत आधार पर बनाने का यह सही समय है। अपने ऑफिस में लौटते समय मैंने गैब्रिएला को मेरे इंतजार में पाया। दानिश जी, अना ने एक परफेक्ट अपार्टमेंट ढूंढ लिया है, पूरी तरह से फर्निश्ड, तुरंत उपलब्ध, पोलांको में, 3 बेडरूम, छत, 24 घंटे की सुरक्षा। आप इसे आज ही देख सकते हैं अगर आप चाहें। शानदार। चलो इसे तुरंत बुक करते हैं और अनुबंध रितेश और क्लाउडिया के नाम पर तैयार करवाते हैं, मेरे नाम पर नहीं। क्या आप सुनिश्चित हैं? यह आसान होगा। हाँ, मैं सुनिश्चित हूं गैब्रिएला। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि यह उनका घर है, मेरी संपत्ति का विस्तार नहीं। 6 महीने के बुनियादी खर्चों के लिए एक ट्रांसफर भी तैयार करो और वैलेंटिना के लिए एक ट्रस्ट फंड स्थापित करो। कुछ साधारण, लेकिन इतना कि उसकी जरूरतों को विश्वविद्यालय तक पूरा कर सके। जैसा आप कहें। उसने एक पल के लिए मुझे ध्यान से देखा। अगर मैं कहूं तो आप आज अलग लग रहे हैं। मैंने हल्का सा मुस्कुराया। यह इसलिए है क्योंकि आज मैंने अपनी पोती से मिला और यह महसूस किया कि सब कुछ के बावजूद कुछ चीजें गर्व के चोटिल होने या निराशा की अपेक्षाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। मैं आपके लिए खुश हूं दानिश जी। आपकी पोती बहुत भाग्यशाली है कि उसे आपका साथ मिला। नहीं गैब्रिएला, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे वह मिली। उसने मुझे एक ऐसी चीज याद दिलाई जो रास्ते में खो गई थी, कि जीवन केवल सफलताओं या दौलत जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन संबंधों के बारे में है जो हम बनाते हैं, उस प्यार के बारे में जो हम देते और प्राप्त करते हैं। जब गैब्रिएला चली गई, मैं अपने विंडो से दिल्ली के क्षितिज की ओर देखने लगा। शाम होने लगी थी और इमारतें सुनहरे रंग में रंगी हुई थीं। उस विशाल महानगर के किसी कोने में मेरा बेटा, बहू और पोती एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और मैं भी उनके साथ।
यह सोचना नईव था कि बातचीत और कुछ वादों के बाद सब कुछ जादुई रूप से बदल जाएगा। शायद दशकों से चले आ रहे पैटर्न एक रात में नहीं मिटते। कुछ पीछे हटने होंगे, पुराने आदतें फिर से उभरेंगी, तनाव के क्षण होंगे, लेकिन बहुत समय बाद मैंने पहली बार महसूस किया कि हम सही रास्ते पर हैं, कि एक वास्तविक संभावना है एक ऐसे रिश्ते को बनाने की जो आपसी सम्मान पर आधारित हो, केवल वित्तीय निर्भरता पर नहीं। और मेरी पोती, मेरी छोटी वेलेंटिना, एक योग्य, सम्मानित और प्यार करने वाले दादा के साथ बड़े होने वाली है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं क्या दे सकता हूं। मेरे फोन पर एक संदेश आया। रितेश का था। वेलेंटिना की एक फोटो, उसकी चमकीली आंखें और एक टेक्स्ट जिसमें लिखा था, अपने दादा से शनिवार को और बेहतर जानने का इंतजार कर रही हूं। और पहली बार कई सालों में मैंने अपने चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान फैलते हुए महसूस किया। एक मुस्कान जो मेरी आंखों तक पहुंच गई, जो मेरे अंदर से कुछ गहरा और प्रामाणिक से उत्पन्न हो रही थी। एक उम्मीद की मुस्कान। 6 महीने बीत चुके हैं उस मिलन के बाद। 6 महीने के परिवर्तन जो हमारे पारिवारिक संबंधों में धीरे धीरे लेकिन महत्वपूर्ण हैं। यह निश्चित रूप से बिना रुकावट का रास्ता नहीं रहा। दशकों से चले आ रहे पैटर्न एक साधारण बातचीत से नहीं मिटते। दानिश वर्मा की सोच में आने वाले बदलावों की गूंज थी। रितेश ने अपने नए पद पर बेहद अच्छी तरह से खुद को ढाल लिया था। वह हमारी तकनीकी शाखा में परियोजना प्रबंधक के रूप में शुरू हुआ था। अपने पिछले निदेशक के पद से कई स्तर नीचे, लेकिन उसने एक कार्य नैतिकता दिखाई है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद उसकी स्टार्टअप का असफल होना ही वह सबक था जो उसे एक स्थायी और मूल्यवान काम बनाने के मौके को महत्व देना सिखा गया। क्लाउडिया ने एक डिजिटल फैशन पत्रिका में नौकरी पाई है। यह उसके पिछले कामों जितना प्रतिष्ठित नहीं है, लेकिन यह उसे मुख्य रूप से घर से काम करने की अनुमति देती है, पास में वेलेंटिना के। हमारी रिश्तेदारी में काफी सुधार हुआ है। जो सम्मान पहले सिर्फ एक कर्तव्य के कारण था, वह अब कुछ अधिक वास्तविकता में बदल गया है। हम ठीक ठाक दोस्त नहीं हैं, लेकिन हमारे बीच एक गर्मजोशी भरी भद्रता है जो पहले असंभव लगती थी। और वेलेंटिना, मेरी छोटी वेलेंटिना ने मेरी जिंदगी को ऐसे तरीकों से बदल दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। उसके महीनों में उसकी ऊर्जा और व्यक्तित्व का विस्फोट है। उसकी आंखें जो मुझसे मिलती जुलती हैं, दुनिया को एक अंतहीन जिज्ञासा से देखती हैं। उसकी मुस्कान, जिसमें अब 2 छोटे निचले दांत हैं, पूरे कमरे को रोशन कर देती है। और उसकी हंसी मेरे 78 सालों में सुनी गई सबसे शुद्ध आवाज है। इस सुबह मैं अपने घर के दफ्तर में कुछ दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा हूं, जब मैं रितेश, क्लाउडिया और वेलेंटिना का इंतजार कर रहा हूं ताकि हमारा पारिवारिक रविवार का भोजन हो सके। यह परंपरा हमने 5 महीने पहले शुरू की थी और आश्चर्यजनक रूप से हम सभी ने इसे सख्त नियमितता के साथ बनाए रखा है। मेरा फोन रितेश के संदेश से वाइब्रेट होता है। हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। वेलेंटिना अपने दादा से मिलने के लिए अधीर है। मैं पढ़कर मुस्कुराता हूं। यह क्लाउडिया थी जिसने यह उपनाम सुझाया था, यह कहते हुए कि दादा सुनने में बहुत पुराना लगता है। ताता जैसा कि उसने अपने दादा को बुलाया और यह नाम चिपक गया। अब जब भी वेलेंटिना मुझे देखती है, वह अपने छोटे हाथों को लहराते हुए कुछ ऐसा कहती है जो ताता के जैसे ही लगता है। मैं दस्तावेजों को रखता हूं और रसोई की ओर बढ़ता हूं ताकि भोजन की अंतिम तैयारियों की निगरानी कर सकूं। मेरी 2 दशकों से सेविका सोकोरो चिलीज एंड नोगादा तैयार कर रही है। रितेश का पसंदीदा व्यंजन, सब कुछ तैयार है। टेबल छत पर सजाई गई है जैसे क्लाउडिया को पसंद है, और मैंने बच्ची के लिए सेब का प्योरी तैयार कर लिया है। धन्यवाद सोकोर्रो। मैं नहीं जानता कि तुम बिना क्या करूंगा। शायद खाना बनाना सीखना पड़ेगा। वह उस सम्मानजनक फेमिलियरिटी के साथ जवाब देती है जो केवल जीवन भर के कर्मचारियों को मिलती है, हालांकि उनकी उम्र में शायद सीखना थोड़ा कठिन है। मैं खुलकर हंसता हूं। पिछले 6 महीने का दानिश वर्मा ऐसी बात पर भड़क जाता, लेकिन आज का दानिश बिना किसी झिझक के उन लोगों की बेबाकी की सराहना करता है जो वास्तव में उसकी परवाह करते हैं। 10 मिनट बाद बेल बजती है।
जब मैं दरवाजा खोलता हूं तो मेरी पसंदीदा तस्वीर का सामना होता है। मेरा बेटा बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हुए, जो पहले हमेशा उसके चेहरे पर था। क्लाउडिया हमेशा की तरह खूबसूरत, लेकिन अब अधिक आरामदायक और वास्तविक। और उनके बीच वेलेंटिना, मेरी छोटी व्यक्तिगत चमत्कार। ताता! रितेश चिल्लाता है, एक बच्चे की आवाज में नकल करते हुए, जब वह वेलेंटिना के हाथ को लहराते हुए सलाम करता है। छोटी तुरंत मुझसे मिलकर अपने मोटे हाथ लहराते हुए हंस पड़ती है, जो इतनी छोटी होकर भी असंभव लगता है। मेरे प्यारे, स्वागत है, मैं मुस्कुराते हुए कहता हूं। मैं वेलेंटिना को अपने बाहों में ले लेता हूं, जो मेरी गोद में कूद पड़ती है। घर की राजकुमारी आज कैसी है? बेताब है, क्लाउडिया जवाब देती है, मुझे बच्ची का बैग सौंपते हुए। वह अपनी झपकी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि हम ताता से मिलने आ रहे हैं। वह बहुत समझदार है, मैं गर्व से कहता हूं, जबकि उसे अपने सीने से लगाता हूं। क्या वह जानती है कि क्या महत्वपूर्ण है? रितेश आंखें घुमाता है, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी स्नेह को उजागर करती है। देखा, मैंने कहा था क्लाउडिया, वह फिर से बिगड़ रही है। यह बिगाड़ना नहीं है, यह प्यार से शिक्षा है, मैं सुधारता हूं। जब मैं उन्हें छत की ओर ले जाता हूं, जहां भोजन हमारा इंतजार कर रहा है। वैसे दादा दादी का क्या काम है, अगर वे अपने पोते पोतियों को लाड प्यार न करें? भोजन उस आरामदायक माहौल में गुजरता है जिसे हमने इन महीनों में विकसित किया है। हम काम, भविष्य की परियोजनाओं और वेलेंटिना की ताजा हरकतों के बारे में बात करते हैं। कोई छिपी हुई तनाव नहीं है, कोई वित्तीय सहायता की अप्रत्यक्ष मांगे नहीं हैं, कोई चुप्पी में रिजेंटमेंट नहीं है। बस एक परिवार जो एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहा है। जब क्लाउडिया वेलेंटिना को उसके सेब के प्यूरी से खिलाती है, रितेश मुझे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, जिसे वह तकनीकी शाखा के लिए प्रस्तावित करना चाहता है। यह एक एप्लीकेशन है जो आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी। इससे परिचालन लागत को 30% तक कम किया जा सकता है। यह दिलचस्प लगता है, मैं वास्तविकता में जवाब देता हूं। क्या तुमने पहले से कोई व्यवहार्यता अध्ययन किया है? मैं उस पर काम कर रहा हूं, और पहले से ही तुम जान लो, हाँ, मैं परियोजना प्रस्तुति के आधिकारिक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि मैं बॉस का बेटा हूं। यह सुनकर अच्छा लगा। क्या तुम अध्ययन पूरा करने के लिए कोई अतिरिक्त संसाधन चाहते हो? नहीं पापा, मेरे पास जो कुछ भी चाहिए वह सब है, और अगर मुझे कुछ और चाहिए होगा तो मैं इसे उचित चैनलों के माध्यम से मांगूंगा। मैं संतोष से सिर हिलाता हूं। यह सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। रितेश की जिम्मेदारी लेना, प्रक्रियाओं का पालन करना, यह समझना कि मेरा बेटा होना उसे स्वचालित विशेषाधिकार नहीं देता, बल्कि अतिरिक्त जिम्मेदारियों का बोझ देता है। जब तुम तैयार हो, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से देखना चाहूंगा, इससे पहले कि तुम इसे समिति के सामने प्रस्तुत करो। मैं प्रस्ताव करता हूं, न कि इसे पहले से मंजूरी देने के लिए, बल्कि तुम्हें फीडबैक देने के लिए। मुझे खुशी होगी, वह जवाब देता है। सच्ची मुस्कान, तुम्हारा अनुभव हमारे लिए अनमोल होगा। क्लाउडिया, जिसने वेलेंटिना को खिलाना खत्म कर लिया है, बातचीत में शामिल होती है। दानिश, मुझे आपसे कुछ सलाह लेनी थी। अगले हफ्ते वेलेंटिना का नामकरण समारोह है। बिल्कुल, मैं आऊंगा, मैं तुरंत जवाब देता हूं। मैंने पूरा दिन बुक कर लिया है ना? वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है। हम आपसे पूछना चाहते थे कि क्या आप वेलेंटिना के गॉडफादर बनने के लिए तैयार हैं? यह प्रस्ताव मुझे पूरी तरह से चौंका देता है। हमारी संस्कृति में गॉडफादर बनना केवल एक सम्मान नहीं होता, बल्कि यह एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। यह एक सार्वजनिक घोषणा है कि यह व्यक्ति बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा था कि वे अपनी पीढ़ी से किसी करीबी दोस्त या शायद क्लाउडिया के भाई को चुनेंगे। हम चाहते हैं कि आप ही हों पापा, रितेश कहता है। वेलेंटिना के लिए आपसे बेहतर कोई और नहीं है। इसके साथ ही वह चपलता से आंखों में चमक लिए जोड़ता है। कौन बेहतर है उसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए, सख्त और सिद्धांतों पर अडिग व्यक्ति से? हम तीनों हंसते हैं और मेरे दिल में गर्मी फैल जाती है।
यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। मैं एक ऐसी सच्चाई के साथ कहता हूं जो मुझे खुद को भी आश्चर्यचकित करती है। धन्यवाद मुझे इस पर विचार करने के लिए। क्लाउडिया उठती है और एक ऐसे इशारे में, जिसकी मैंने 6 महीने पहले कभी कल्पना नहीं की थी, मुझे गाल पर चूमती है। आपका धन्यवाद दानिश, हमें एक दूसरा मौका देने के लिए, वेलेंटिना के लिए, जो दादा बनकर आप हैं। ये शब्द मुझे उससे कहीं अधिक प्रभावित करते हैं जितना मैं मानना चाहता हूं। मैं अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए खांसता हूं। अच्छा, अच्छा, आज के लिए काफी भावुकता। कौन मिठाई चाहता है? जब सोकोर्रो घर में बने फ्लैन को लाती है, मैं अपनी छोटी परिवार को बालकनी में इकट्ठा होते हुए देखता हूं। शाम की रोशनी सब कुछ सुनहरी चमक में नहाती है, जो लगभग प्रतीकात्मक लगती है। मैं सोचता हूं उन घटनाओं के बारे में जो हमें यहां तक लाईं। एक दर्दनाक बहिष्कार, एक आवश्यक टकराव, और अंत में एक आपसी क्षमा जो हमें मजबूत आधार पर पुनर्निर्माण करने की अनुमति देती है। बाद में जब रितेश और क्लाउडिया जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, मैं अपने बेटे के साथ अकेला होता हूं, जबकि क्लाउडिया वेलेंटिना को बदलती है। पापा, मुझे तुमसे कुछ कहना है जो मैंने काफी समय से सोचा है, वह असामान्य गंभीरता से कहता है। धन्यवाद? किस लिए? हमारे साथ ना हार मानने के लिए, जब हमें सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता थी, लेकिन जब हम नीचे थे तब हमें एक हाथ बढ़ाने के लिए, और सबसे बढ़कर हमें यह मौका देने के लिए कि हम तुम्हें दिखा सकें कि हम बदल सकते हैं। सीमाएं बिना प्यार के क्रूरता होती हैं रितेश, और प्यार बिना सीमाओं के लापरवाही। मुझे इस संतुलन को खोजने में बहुत समय लगा। हम सभी को समय लगा, वह स्वीकार करता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इसे हासिल कर पाए। हम इसे हासिल नहीं कर रहे हैं। मैं हल्के से सुधारता हूं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हमेशा एक शिक्षक, वह मुस्कुराता है, लेकिन उसमें कोई नाराजगी नहीं। लेकिन तुम सही हो, यह एक प्रक्रिया है, और मुझे खुशी है कि हम इसमें साथ हैं। जब वे अंततः मंगलवार को अपने अपार्टमेंट में रात के खाने के लिए मिलने के वादे के साथ विदा लेते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता हूं। वेलेंटिना रितेश के कंधे पर झुकी हुई मुझे अपने बड़े बड़े आंखों से देखती है और अपनी छोटी हाथ से विदाई करती है। मैं भी उसे उसी तरह इशारा करता हूं, महसूस करते हुए कि मैं अनजाने में पूरा महसूस कर रहा हूं। अपने स्टूडियो में वापस आकर मैं डेस्क पर एक तस्वीर पाता हूं जो वहां पहले नहीं थी। यह हाल की तस्वीर है जिसमें हम चारों हैं, रितेश, क्लाउडिया, वेलेंटिना और मैं, जो हमारे पिछले रविवार की सैर के दौरान ली गई थी। हम सभी कैमरे की ओर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है कि वेलेंटिना मेरी बाहों में अपने सिर को मेरे कंधे पर पूरी विश्वास के साथ रखती है। फ्रेम में एक लिखावट है, मोंटेरो परिवार, हमारी कहानी को फिर से लिखना। यह निश्चित रूप से रितेश का छोटा सा इशारा है जिसने इसे वहां छोड़ा। यह साधारण लेकिन गहरा इशारा पिछले 6 महीनों की हमारी यात्रा को सही रूप से संक्षेपित करता है। 68 साल की उम्र में, जब मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी लगभग तय हो चुकी है, कि स्थापित पैटर्न अडिग हैं, मैंने पाया कि हमेशा विकास, मुक्ति और रिश्तों को नवीनीकरण के लिए जगह होती है जो शायद ही कभी खराब हो गए हैं। यह मुझे एक ऐसी मौलिक सच्चाई पर विचार करने के लिए ले जाता है जिसका हम सभी को समय समय पर सामना करना पड़ता है। सम्मान को मांगना नहीं चाहिए, उसे अर्जित करना चाहिए, और कभी-कभी विडंबनापूर्ण रूप से इसे स्पष्ट सीमाएं स्थापित करके अर्जित किया जाता है कि हम क्या स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और क्या नहीं। दशकों तक मैंने विश्वास किया कि मेरे बच्चों का सम्मान मेरे सफलता के साथ स्वतः ही आएगा, जो अवसर मैंने उन्हें दिए, जो समस्याएं मैंने हल की। लेकिन ऐसा करते हुए मैं उन्हें एक विरोधाभासी संदेश भेज रहा था कि वे अपनी खुद की निर्णयों के परिणामों का सामना करने में सक्षम नहीं हैं। मैं सम्मान नहीं दे रहा था, बल्कि निर्भरता पैदा कर रहा था। मेरी पोती के जन्म से बहिष्कृत होने की एक संकट की आवश्यकता थी, ताकि मैं अंततः यह समझ सकूं कि वास्तव में सम्मान आपसी मानव गरिमा की स्वीकृति से उत्पन्न होता है, न कि हमारी संपत्तियों, पदों या समस्याओं को हल करने की क्षमता से।
फोन की रिंग मेरी सोच को तोड़ती है। ये एलेना है, मेरी पूर्व पत्नी और वेलेंटिना की दादी। दानिश, लंच कैसा रहा? जैसा हमेशा, अद्भुत, और मेरे पास अच्छे समाचार हैं। मुझे वेलेंटिना के नामकरण समारोह का गॉडफादर बनने के लिए कहा गया है। ये तो शानदार है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी है। धन्यवाद एलेना। जानती हो, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर हमने अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से संभाला होता तो सब कुछ कितना अलग होता। दूसरी तरफ कुछ समय के लिए खामोशी रहती है। हर चीज का अपना समय होता है दानिश। शायद हम रितेश को एक परफेक्ट शादी का उदाहरण नहीं दे सके, लेकिन अब हम उसे दिखा सकते हैं कि कैसे सहकारी और सम्मानित दादा दादी बनना चाहिए। और शायद यही वह सबक है जो उसे देखना चाहिए। हमेशा इतनी बुद्धिमान। मैं एक उदासीन मुस्कान के साथ जवाब देता हूं। क्या तुम हमारे साथ रात के खाने पर आओगी? मंगलवार? मैं इसे दुनिया की किसी भी चीज से नहीं छोड़ूंगा। जब मैं फोन रखता हूं तो फिर से अपने डेस्क पर रखी तस्वीर को देखता हूं। मेरा छोटा लेकिन असली परिवार, जो न तो मजबूरी में है और न ही किसी सुविधा के लिए, बल्कि एक ऐसे प्रेम से बंधा है जो संकट और सुलह के दौरान पला बढ़ा है। मैं सोचता हूं कि वह विरासत जो मैं अपनी पोती को देना चाहता हूं, वह सिर्फ संपत्तियों और बैंकों के खातों से परे होनी चाहिए। यह एक विरासत है जो ईमानदारी, गरिमा और स्वस्थ सीमाएं स्थापित करने की क्षमता के बारे में है, बिना आवश्यक संबंधों को तोड़े। और सबसे बढ़कर, यह एक बिना शर्त प्रेम की विरासत है, जो अंतहीन सहिष्णुता का अर्थ नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी में बढ़ने के लिए समर्थन का है। सूरज दिल्ली के ऊपर ढलने लगा है, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगते हुए। अपनी खिड़की से मैं उस महानगर को देखता हूं जिसने मेरे पेशेवर उत्थान, मेरी व्यक्तिगत सफलताओं और असफलताओं का गवाह बना है। वही शहर जहां अब मेरी पोती अपने पहले कदम रखेगी, अपने पहले शब्द कहेगी। वह यह जानना शुरू करेगी कि वह कौन है और इस विशाल दुनिया में उसकी जगह क्या है। और बहुत समय बाद मैं भविष्य की ओर देखता हूं, न तो उन चीजों के लिए चिंतित होकर जो मुझे हासिल करनी है, और न ही उन चीजों के लिए जो मुझे प्राप्त करनी है, बल्कि इस छोटे परिवार के साथ साझा किए जाने वाले क्षणों की शांत आशा के साथ, जिसे हमने नींव से फिर से बनाया है। क्योंकि अंततः यही असली धन है। जो हमारे पास है वह नहीं, बल्कि वे हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। न हमारे पास जो उपाधियां हैं, बल्कि जो वास्तविक सम्मान हम प्रेरित करते हैं। न ही दूसरों पर जो नियंत्रण हम रखते हैं, बल्कि उनके जीवन में जो सकारात्मक प्रभाव हम छोड़ते हैं। और कभी-कभी विडंबना यह है कि यह सम्मान और प्रभाव तभी प्राप्त होता है जब हम उन लोगों को नहीं कहने का साहस करते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, विशेष रूप से उन्हें। ओह,